पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सम्राट अपना एक हाथ चंचल के कमर में डालकर उसे अपने बिल्कुल करीब कर लेता है और अपने आटे से सना गाल चंचल के गाल पर रब करने लगता है और वो दोनों वहीं पर आटा आटा खेलने लगते हैं। लगभग दोनों एक दूसरे को पूरे आटे से भर दिया था। सम्राट के आटे वाले हाथ चंचल के नाइटी के अंदर जाकर उसके जिस्म पर फिसल रहे थे। ये देखकर चंचल एकदम से उसे दूर किया। तुमने मुझे पूरा गंदा कर दिया, मैं अभी नहा कर आई थी, वो खुद को साफ करते हुए बोलती है। तो इसमें क्या बड़ी बात है, जानेमन धरती में कौन सा पानी खत्म हो गया है, चलो मैं फिर से तुम्हें नहला देता हूँ। ये कहता हुआ वो उसकी तरफ देखकर अपनी एक आंख दबा देता है। उसकी बात सुनकर चंचल का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो कुछ कहने के लिए अपने होठ हिलाती है, पर इससे पहले ही सम्राट उसके खुलते होठों को अपने होठों के गिरफ्त में ले लेता है। अगले ही पर उसे वॉशरूम में लेकर चला जाता है और अब वो दोनों पानी पानी खेलेंगे। इधर अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को देखकर और सामने रोहन को देखकर तनु भी शर्मा जाती है और तुरंत खुद को अपने हाथों से कवर करने लगती है। उसे ऐसे देखकर रोहन एकदम से अपना चेहरा फेरकर उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है और लगभग तनु को डांटते हुए कहा, अक्ल नहीं है तुममें जरा सी? जब पता है पेट में चोट लगी है, उठने में तकलीफ हो रही है, फिर भी तुम्हें चैन नहीं है। अंदर कमरे में आराम नहीं कर सकती थी तुम, या सोफे पर ज्यादा मजा आ रहा है तुम्हें? रोहन बहुत गुस्से से बोल रहा था। तनु अपने कपड़े ठीक करते हुए कहती है, वो मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, मुझे बहुत भूख लगी थी, वह एकदम से बोल देती है। उसकी बात सुनकर रोहन का सारा गुस्सा एक ही पल में गायब हो जाता है और वो उसकी तरफ देखे बिना किचन में चला जाता है। उसके जाते ही तनु गहरी सांस लेते हुए बोली, बच गई आज। कितना खड़ूस है ये, पर अगले ही पल पर उन लोगों से अच्छा है जो मीठा बोलते हैं, अच्छा होने का दिखावा करते हैं, पर अंदर से कितने नीच और गिरे हुए होते हैं। ये कम से कम जैसा अंदर से है बाहर से भी वैसा ही है। ये कहते हुए रोहन की तरफ देख रही थी जो कि उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था। खैर 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वैसे भी घर में शादी हो तो वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। सम्राट के घर में तो वक्त का किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि ये 2-3 दिन कब बीत गए। हाँ, जिसके लिए वक्त रुक गया था वो था सुमेर। वो मौत मांग रहा था पर उसे मौत नहीं मिल रही थी। सम्राट ने और उसके आदमियों ने उसे इतना टॉर्चर किया था, इतना टॉर्चर किया था कि उसकी रूह कांप गई थी। लोग जिंदगी की भीख मांगते हैं पर वह मौत की भीख मांग रहा था, और वह था भी इसी के लायक। उधर तनु पहले से कुछ ठीक थी। रोहन उसका बहुत ध्यान रख रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी हालत का जिम्मेदार वह खुद को समझ रहा था कि वक्त रहते अगर उसने तनु की बात पर भरोसा किया होता तो उसकी यह हालत नहीं होती, और इसलिए वह उसके केयर कर रहा था। यह उसके केयर का ही नतीजा था कि तनु के पेट में लगा जख्म जल्दी ठीक होने लगा था। अब आराम से वो उठ पा रही थी, चल पा रही थी, लेकिन उनके बीच की खामोशी की दीवार अभी भी कायम थी। तनु तो उससे बात करना चाहती थी, लेकिन रोहन सिर्फ उतना ही बात करता था जितनी जरूरत हो। अगले दिन शादी थी। सम्राट अपने कमरे में बैठा कुछ सोच रहा था। चंचल शोभा जी के साथ शादी की तैयारी में बिजी थी। सम्राट रोहन को फोन मिलाता है और उससे कुछ बात करता है। इसके बाद वह फोन कट करते हुए उठता है। समीर और आरोही को अपने साथ लेकर कहीं चला जाता है। उधर रोहन भी तनु को लेकर आ रहा था। वो दोनों उन्हें लेकर सुमेर के पास जा रहे थे ताकि जिन लोगों की जिंदगी सुमेर ने खराब की थी, सुमेर उन्हें अपनी आंखों से सही सलामत और खुश देखे, वह लोग अपने हाथों से उसका अंत कर पाए। सुमेर मरने की हालत में था पर उसका घमंड अभी भी बरकरार था। घमंड इस चीज का था कि वह सब कुछ बर्बाद कर चुका है, अगर वह मर जाए तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उसका ये घमंड अब टूटने वाला था जब वह आरोही को, समीर को और तनु को सही सलामत देखने वाला था। कुछ ही देर में सम्राट समीर आरोही को लेकर अपनी उस पुराने विला में पहुंचता है। वैसे वहां किसी को आने की इजाजत तो नहीं थी, पर आज सुमेर का अंत करना जरूरी था। शादी से पहले सम्राट अपने दुश्मनों को खत्म करने की ठान चुका था। आरोही और समीर गाड़ी में से बाहर आते हैं और चारों तरफ का डरावना माहौल देखते हुए, भाई आप ये कहां लेकर आए हैं हमें? इतने में रोहन की गाड़ी भी वहां जाकर रुकती है। वह भी तनु को लेकर बाहर आता है। जैसे ही तनु और समीर एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों ही हैरान रह जाते हैं। तनु को तो उम्मीद ही नहीं थी कि समीर जिंदा है और सही सलामत है। यही हाल समीर का भी था। उसे पता नहीं था कि तनु के साथ कितना कुछ हो चुका है और उसकी शादी रोहन के साथ हो चुकी है। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखते हैं, दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, दोनों ही एक दूसरे से लिपट जाते हैं। तनु समीर को अच्छी तरह छूकर देखते हुए बोली, आप ठीक हो भाई? हम सबको तो लगा था कि आप। ये कहते हुए वो और भी ज्यादा रोने लगती है। समीर उसे चुप करवाते हुए बोला, मैं ठीक हूं, पर तू यहाँ पर क्या कर रही है? इसके बाद सम्राट उसे सुमेर की एक और गंदी साजिश के बारे में बताता है। ये भी बता देता है कि किन हालातों में रोहन और तनु की शादी हुई। उसके बाद रणवीर सिंह ने तनु से हर रिश्ता खत्म कर दिया। ये सुनकर समीर का खून खौल उठा। सुमेर के प्रति उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है, पर अब बात ये थी कि वो दोनों उन तीनों को वहां लेकर क्यों आए हैं।
चलो मेरे साथ। सम्राट सबको अपने पीछे आने के लिए बोलता है। अंधेरा कमरा जिसमें सुमेर पड़ा हुआ था, उसकी हालत बहुत खराब थी। दरवाजा खुलता है और किसी के जूते की आवाज उसके कानों तक पहुंचती है, पर उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह उठकर बैठ सके। धीरे धीरे कमरे में रोशनी होती है। सुमेर अपनी आंखें खोलकर सामने नजर करता है। सामने आरोही, समीर और तनु तीनों खड़े थे। एक पल के लिए तो उसको लगता था कि यह उसका वहम है, पर अगले ही पल अपने सामने तीनों को सही सलामत देखकर हैरान रह जाता है। उसकी सारी मेहनत खराब हो गई थी। उसकी नजर बता रही थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सम्राट अंदर आता है। देख, अपनी आंखों से देख, इन तीनों की जिंदगी बर्बाद की थी ना तूने। इन्हें देख और खुद को देख। ये तो आज भी सही सलामत है, खुश है, और तू कहां से कहां पहुंच गया नरक में। सम्राट उस पर गरजता है। समीर ने कहा, भाई यह इसी के लायक है। आरोही का भी उसे देखकर खून खोल जाता है, तनु का भी। सम्राट तीनों के आगे एक गन फेंकते हुए कहा, उठाओ इसे और इसकी कहानी खत्म करो, और इसे इतनी दर्दनाक मौत दो कि दोबारा कोई शख्स ऐसी गलती करने की हिम्मत ना करे। आरोही वो गन उठा लेती है, पर उसके हाथ कांप रहे थे। सुमेर के सामने उसकी मौत नाच रही थी। उसे अपने हाथों से मरना ज्यादा मंजूर था, पर इन लोगों के हाथों से नहीं। पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। आरोही के कांपते हाथों को समीर अपने हाथों में लेता है, और यही हाल तनु का था। उसने जिंदगी में कभी भी गन नहीं उठाई थी। सुमेर को देखकर गुस्सा उसकी आंखों में उतर आया था। वह भी किसी तरह उस पर गन पॉइंट करती है, पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं आ रही थी। रोहन उसके पीछे जाते हुए बोला, ये वही दरिंदा है जिसने तुम्हारी इज्जत का तमाशा बनाया था, जो तुम्हें जान से मारना चाहता था, जिसने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया था। सही गलत अच्छा बुरा कुछ मत सोचो, सिर्फ ये सोचो कि अगर यह जिंदा रहा तो जाने और कितनी लड़कियों की जिंदगी तबाह करेगा। अपनी हर बेइज्जती का हिसाब पूरा करो, अपनी हर बेइज्जती का बदला लो। रोहन के शब्द तनु में दुगना जोश जगा रहे थे, और अगले ही पल वो उस पर अंधाधुंध गोलियों की बरसात कर देती है। इसके साथ साथ समीर और आरोही भी उसे भून देते हैं, और तब तक गोलियां चलाते रहते हैं जब तक उनकी गन की सारी गोलियां खत्म नहीं हो गई हो। सुमेर तड़प तड़प कर मर जाता है। उसके मरते ही आरोही अपना चेहरा समीर के सीने में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगती है, और तनु बंदूक वहीं फेंक कर उस कमरे से बाहर निकल जाती है। वहां से बाहर निकलकर खुले एरिया में आकर तेज तेज सांस लेने लगती है। उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सम्राट रोहन को तनु के पीछे जाने का इशारा करता है। रोहन उसके पीछे जाता है। वो समझ जाता है कि तनु रो रही है। वो उसे सहारा देने के लिए, उसे हौसला देने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखता है। जैसे ही वो उसके कंधे पर हाथ रखता है, तनु एकदम से पीछे पलटती है और उससे लिपट जाती है। जबकि रोहन के हाथ हवा में ही लटके हुए थे, तनु का दिल कितनी तेजी से धड़क रहा था वह ये महसूस कर रहा था, और तनु की आंखों से गिरते आंसू रोहन के कमीज को भिगो रहे थे। पहली बार कोई लड़की उसके इस तरह करीब आई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे उसे शांत करे। बड़ी मुश्किल से वह अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रखते हुए तनु को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन तनु उसे और भी कसकर पकड़ लेती है। रोहन उसकी हालत अच्छे से समझ रहा था। वो समझ रहा था कि इस वक्त तनु घबरा गई है और उसे संभालना जरूरी है, इसलिए वो बिना कुछ बोले वैसे ही खड़ा रहता है जब तक तनु उसे नहीं छोड़ती। वो बात अलग थी कि उसके हाथ नीचे लटके हुए थे और तनु के हाथ उसकी पीठ पर कसे हुए थे। कुछ देर के बाद तनु नॉर्मल होती है तो उसे एहसास होता है कि वह न जाने कब से रोहन के बेहद करीब है। अपनी हरकत पर वो खुद हैरान रह जाती है। इसके बाद वह एकदम से रोहन से दूर हो जाती है। उसने उससे नजर चुराते हुए कहा, पता नहीं कैसे मैं। रोहन कुछ नहीं बोलता और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। उसके पीछे पीछे तनु भी चल पड़ती है। सम्राट समीर और आरोही को लेकर अब घर के लिए निकल जाता है। रोहन तनु को लेकर घर के लिए निकल गया था। सुमेर का अंत हो चुका था। सब लोग लग गए थे कल शादी की तैयारी करने के लिए। समीर और आरोही चाहते थे कि उनकी शादी बिल्कुल सिंपल तरीके से मंदिर में हो, कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, कोई दिखावा नहीं। वो नहीं चाहता था कि आरोही किसी की नजरों में आए, खास करके उसके परिवार के, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि परिवार के नाम पर उसके पास बचा ही क्या है। उसके माँ बाप को तो रणवीर सिंह पहले ही मार चुका है। अब हुआ ये कि जिस वक्त समीर आरोही के साथ शॉपिंग करने मॉल गया था, उस वक्त रणवीर सिंह के किसी आदमी ने उसको वहां देख लिया था और यह खबर रणवीर सिंह तक पहुंच गई थी कि उसका पोता जिंदा है और सम्राट के घर में है। पहले तो रणबीर ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन फिर उसने अपने तरीके से छानबीन की तो उसे पता चला कि वह तो वहां न जाने कब से रह रहा है। उसकी बहन भी ठीक हो चुकी है और कल उन दोनों की शादी है। जब वह सम्राट के आगे झुकने के डर से अपने बेटे और बहू को मार सकता है, तो वह कैसे अपने पोते की शादी सम्राट की बहन से होने देता? ये तो उसे कतई मंजूर नहीं था। नहीं, ये शादी तो किसी भी हाल में नहीं होगी। कल अगर कुछ होगा तो बस होगी बर्बादी, सिर्फ बर्बादी। कल मेरे हाथों सम्राट भी मरेगा और जो उसका साथ देगा वह भी मरेगा। उसके बाद चंचल से सारी दौलत अपने नाम लिखवा कर उसे भी मार दूंगा, किसी पागल दरिंदे की तरह वो ये सब बोल रहा था।
जब से करुणा को पता चला था कि रणवीर ने दौलत के लालच में अंधे होकर अपने बेटे और बहू को मरवा दिया है, तब से वह अपनी सुध बुध खो बैठी थी। उनकी मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वह किसी पत्थर की तरह बस एक ही जगह पर बैठी एक टक जमीन को घूर रही थी। रणवीर सिंह ने भी उसको होश में लाने की या उसको डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश नहीं की। उसके सिर पर तो सिर्फ एक ही चीज का जुनून सवार था कि कैसे भी करके सम्राट का अंत करना है, और अब वह इस चीज के लिए पूरा तैयार था। बस आज की रात सम्राट सिंह राठौड़ और कल तेरी गर्दन मैं अपने हाथों से उखाड़ूंगा। जहां एक और रणवीर सम्राट को मारने की, उसे बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ सम्राट के घर में खूब हंसी मजाक नाच गाना हो रहा था। आखिर उसकी बहन की शादी है, हर कोई खुश था, हर कोई खुशियां मना रहा था। लेकिन दो लोग थे जो नदी के उन दो किनारों की तरह हो चुके थे, जो साथ साथ चल तो रहे थे लेकिन मिलेंगे कब या पता नहीं मिलेंगे भी या नहीं, और वो थे रोहन और तनु। तनु का बदला अब पूरा हो चुका था। अब उसका रोहन के साथ रहने का कोई मतलब नहीं रह गया था, पर पता नहीं क्यों वो उसके साथ रहना चाहती थी। इतने दिनों में जितना उसने रोहन को समझा, उसे जाना, वो ये समझ गई थी कि रोहन एक बहुत अच्छा इंसान है। उसके साथ बचपन से गलत हुआ है, लेकिन किस हक से वह वहां रहती। वह तो उसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, बात करना तो छोड़ो, वह तो उसकी तरफ ढंग से देखता भी नहीं था। जब से वो सुमेर का अंत करके आया है, तब से वह चुप चुप रहता था, और इस वक्त वह गहरी सोच में गुम छत पर बैठा हुआ था। तनु को ज्यादा तो नहीं, पर इतना उसे सुमेर ने बताया था कि वह उसका सगा भाई नहीं है। सुमेर के पापा ने उसे कहीं से उठाकर लाए थे। वो समझ गई थी कि रोहन के दिल पर क्या बीत रही है। वो बहुत देर से उसका इंतजार कर रही थी कि अभी वह नीचे आएगा, पर रोहन नहीं आता। आखिर वही हिम्मत करके उसके पास ऊपर छत पर जाती है। रोहन छत पर एक कोने में बैठा था, उसकी आंखें नम थी। वो इस कदर परेशान था कि उसे तनु के आने का पता ही नहीं चलता। तनु उसके बराबर में जाकर बैठते हुए बोली, तब हम दुखी होते हैं जब कोई गलत काम करके आए हो। इसका मतलब तुम खुद को दोषी मानते हो। इसका मतलब तुम्हें लगता है कि तुमने सुमेर को मारकर गलती कर दी। वह बिना किसी झिझक के बोलती है। उसकी बातें सुनकर रोहन को गुस्सा आ जाता है। वो एकदम से उसकी तरफ देखते हुए बोला, नहीं, उसे मारकर मैंने कोई गलती नहीं की। तनु भी गुस्से से उसकी तरफ देखती है और उसे जवाब देते हुए बोली, तो फिर तुम यहाँ बैठकर उसकी मौत का मातम क्यों मना रहे हो? मुझे तो बड़ा समझा रहे थे कि मार दो इसे, इसे जीने का कोई हक नहीं। अपना बदला पूरा करो, अपने इंसल्ट याद करो, और अपने टाइम पर क्या हो गया तुम्हें? रोहन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पाता और ऊपर आसमान की तरफ देखने लगता है। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गाल पर आ जाते हैं। तनु एक बार फिर से बेचैन हो जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसके हाथ रोहन के चेहरे पर चले गए। वह अपने हाथों से उसके आंसू साफ करते हुए बोली, यकीन करो तुम्हारे पिता भी खुश होंगे। वह भी नहीं चाहते होंगे कि उनका बेटा ऐसे गलत काम करे। और सच कहूं, असल में सुमेर उनका बेटा था ही नहीं। उनका बेटा अगर कोई है तो वो तुम हो। तनु रोहन को समझाते हुए बोलती है। रोहन हैरानी से उसकी तरफ देखता है कि कैसे इतनी आसानी से उसने मुझे इतनी बड़ी बात समझा दी, पर वह कुछ नहीं बोलता और अपने गर्दन झुका लेता है। तनु कुछ देर उसके बोलने का इंतजार करती है, लेकिन जब रोहन कुछ नहीं बोलता तो वह वहां से उठकर वापस जाने लगती है। रोहन उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके छूने से तनु सिहर उठती है। उसकी बढ़ी हुई धड़कनों के साथ वह पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखती है। रोहन हल्का सा मुस्कुराकर कहा, थैंक्स। आज पहली बार तनु ने उसे मुस्कुराते हुए देखा था, बदले में वह भी मुस्कुराकर अब खाना यही खाओगे या नीचे चलोगे? रोहन उसका हाथ पकड़कर खड़ा होता है और फिर दोनों नीचे चले जाते हैं। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से जुड़ने लगे थे। तनु आगे आगे चल रही थी और रोहन उसके पीछे पीछे। अच्छा सुनो, रोहन उसे आवाज लगाते हुए बोलता है। तनु उसकी तरफ देखती है। वो कल शादी है तुम्हारे भाई की, तो टाइम से तैयार हो जाना, हमें जाना है वहां पर। नहीं, मैं वहां नहीं जा सकती, तनु ने उसे मना करते हुए कहा। रोहन एकदम से, क्या हुआ, तुम वहां क्यों नहीं जा सकती? तनु अपनी नजरें झुका लेती है और मुस्कुराते हुए, वह क्या है ना, जो कपड़े तुमने मुझे लाकर दिए हैं उन्हें मैं घर पर तो पहन सकती हूँ, पर अपने भाई की शादी में नहीं। लगभग वह अपनी हंसी को रोकते हुए बोलती है और उसकी बात सुनकर रोहन को हंसी आ जाती है। ओ माय गॉड, तनु तो बस उसे हंसते हुए देखती रह जाती है। और वैसे भी पहली बार तो हंसा था रोहन ने। सच में मैंने कभी किसी के लिए ऐसे कुछ नहीं लिया था, तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है। वो अपनी सफाई देते हुए बोलता है। कोई बात नहीं, तनु कहती है। एक काम करते हैं, पहले तुम्हारे लिए कपड़े लेने चलते हैं। वह घड़ी में टाइम देखते हुए बोलता है। पता नहीं किस डोर में बंधी तनु उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों वह रोहन के साथ इतना ज्यादा अटैच हो रही है। उसका दिल कर रहा था कि ज्यादा से ज्यादा वक्त रोहन के साथ बिताए। कुछ रोहन कहे, कुछ मैं कहूँ। इसके बाद वो दोनों डिनर करने लगते हैं। ये पहली बार था जब दोनों साथ में खाना खा रहे थे। बहुत चीज ऐसी थी जो पहली बार हो रही थी। पहली बार रोहन किसी से बात कर रहा था, वरना तो वह होता और उसकी तन्हाई होती।
तनु कुछ ना कुछ बोल रही थी और रोहन उसका हाँ हूँ हाँ में जवाब दे रहा था, पर जवाब दे रहा था। कुछ देर के बाद वो तनु के लिए कपड़े लेने चले जाते हैं। रोहन की गाड़ी शोरूम के सामने रुकती है, वो उसे अंदर लेकर चला जाता है। रोहन को भी किसी पहचान की जरूरत नहीं थी, सारा शहर जानता था उसे कि वो सम्राट का राइट हैंड है। आइए सर, आइए मैम, वेलकम। वहां का स्टाफ उसे देखते ही लग जाता है। उसकी स्वागत करने में रात का समय था तो वहां पर कोई भी नहीं था उन दोनों के अलावा। रोहन सोफे पर बैठते हुए बोला, मैम के लिए ड्रेस दिखाए। इतना कहकर वो अपने फोन में लग जाता है। सेल्स गर्ल बहुत सारे ड्रेस लेकर आती है, सब एक से बढ़कर एक। तनु अपने ऊपर एक एक ड्रेस लगाकर देख रही थी। रोहन अपने फोन में लगा हुआ था। तनु आईने में से उसे ही देख रही थी। कैसा बंदा है, यहाँ एक लड़की कब से इसे इशारे दे रही है कि बता दे कौन सी ड्रेस लूं, कौन सी ड्रेस नहीं, पर मजाल है कि यह मेरी तरफ देख भी ले। वो मन ही मन बोलती है। जब रोहन उस पर कोई ध्यान नहीं देता तो वो खुद ही उसके पास चली जाती है और एकदम से उसके सामने जाकर इनमें से कौन सी वाली अच्छी लग रही है वो ड्रेस को उसके सामने करते हुए बोलती है। अब रोहन ने किसी के लिए कुछ लिया हो तो उसे कुछ पता चलेगा ना। सब अच्छे लग रहे हैं, रोहन ने कहा तो तनु ने हल्का सा आंखें दिखाते हुए कहा, सब तो एक साथ नहीं पहन सकती ना, कंफ्यूज हो रही हूँ, प्लीज हेल्प कर दो ना मेरी। तनु जब भी उससे बात करती थी तो बेहद अपनेपन के साथ करती थी। जिस तनु को रोहन जानता था वह बहुत ज्यादा बदतमीज थी, घमंडी थी। वह तो ये तनु है ही नहीं। और रोहन इस तनु को देखकर बार बार हैरान हो रहा था। जब वह कुछ नहीं बोलता तो तनु कहती है, ठीक है मैं तुम्हें पहन के दिखाती हूँ। ये कहते हुए वह ट्राई रूम में चली जाती है। तभी रोहन का कोई फोन आता है और वह उठकर दूसरी तरफ चला जाता है। कुछ देर के बाद तनु एक लहंगा पहनकर बाहर आती है, पर सामने रोहन को न पाकर उसका चेहरा लटक जाता है। उसके नजरें रोहन को ढूंढ रही थी। कभी एक सेल्स गर्ल उसे बताती है कि आपके हस्बैंड उस तरफ गए हैं, वह भी उस तरफ चली जाती है। रोहन फोन पर बात कर रहा था। बात करते करते वह पीछे घूमता है तो उसकी नजर सामने से चलकर आ रही तनु पर पड़ती है। क्रीम कलर का लहंगा जिस पर रेड कलर का हैवी दुपट्टा था, उसके खुले बाल जो हवा से लहरा रहे थे और वह अपना लहंगे को पकड़कर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रोहन अपनी नजर हटा ही नहीं पा रहा था उससे। तनु उसके करीब आकर, कैसी लग रही हूं मैं। इस बार भी उसका वही अपनापन। उसके बोलते ही रोहन एकदम से होश में आता है। परफेक्ट, इतना कहकर वो उसके साइड से निकलकर दूसरी तरफ चला जाता है। तनु पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए, इससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है बुद्धू। ये कहकर वह वापस ट्राई रूम में जाकर चेंज करने लगती है और रोहन बाहर खड़ा होकर अपनी पैंट के पॉकेट में दोनों हाथ डाले उसका वेट करने लगता है। उसकी आंखों के सामने बार बार वही पल घूम रहा था जब तनु लहंगा पकड़े हुए उसकी तरफ चली आ रही थी। बहुत कोशिश कर रहा था वो, पर अपना ध्यान तनु की तरफ से नहीं हटा पा रहा था। बड़ी मुश्किल से वो खुद पर काबू पाता है। इतने में तनु चेंज करके बाहर आती है और वही लहंगा अपने लिए पैक करवा लेती है और उसके साथ थोड़ा और सामान भी। इसके बाद वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ राठौर मैंशन में भी अब तक सब सो गए थे। कल का दिन बहुत खास था। सम्राट तो चाहता था कि आरोही और समीर को हमेशा के लिए अपने पास ही रख ले, लेकिन समीर ने इस चीज के लिए मना कर दिया था। उसने बताया कि मेरी कोलकाता में जॉब लग गई है, शादी के बाद वह दोनों कोलकाता चले जाएंगे। वह अपना और आरोही का ख्याल बहुत अच्छे से रख सकता है। फिर आरोही भी जॉब करना चाहती थी। दोनों के जिद के आगे सम्राट की एक नहीं चली। खैर, रात गुजर जाती है, सवेरा होता है। सम्राट के घर में तो सुबह से ही चहल पहल हो रही थी। सब लोग घर में तैयार होकर मंदिर के लिए निकलने वाले थे। आरोही को तैयार करने के लिए लड़कियां आ गई थी और वह अपने कमरे में तैयार हो रही थी। चंचल भी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। सम्राट बिस्तर पर बैठा अपने फोन में लगा हुआ था। चंचल उसे बार बार बोल रही थी कि जल्दी से जाए और तैयार हो जाए, पर वो उसकी एक नहीं सुन रहा था। आखिरकार वही उसके पास जाती है और एकदम से उसके हाथ से फोन छीनते हुए बोली, एक बार में सुनाई देता है या नहीं, कब से कह रही हूँ जाकर नहा लो, पर कोई असर ही नहीं हो रहा तुम पर। चंचल अपने काजल से सनी हुई बड़ी बड़ी आंखें उसे दिखाते हुए बोलती है। सम्राट एक नजर उसे सिर से लेकर पैर तक देखता है। आसमानी कलर का हैवी साड़ी जिसका गोल्डन कलर का ब्लाउज, बालों का स्टाइलिश जुड़ा बनाया हुआ, उसमें लगे गुलाब, आंखों में गहरा काजल, होठों पर लाल लिपस्टिक, कानों में झुमके, बालों की एक लट जो कि उसके गाल पर आ रही थी, हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल, कमर पर कमरबंद। सम्राट तो गया। वो अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे अपने करीब कर लेता है और बेड से खड़े होकर अपने होंठ उसके सुर्खीदार गर्दन पर फिराते हुए, मैं पहले ही अपना सब कुछ हार चुका हूं मोहतरमा, अब तो जान लेना बंद करो। सम्राट की कशिश भरी आवाज सुनकर चंचल का सारा गुस्सा एक पल में ठंडा हो जाता है, पर वह अपने चेहरे से पता नहीं चलने देती। अगले ही पल वो उसे बिस्तर पर धक्का देते हुए बोली, तुम कभी भी कहीं भी शुरू हो जाते हो ना।
सम्राट वापस उसके करीब जाते हुए बोला, तो तुमसे किसने कहा था कि इतना खूबसूरत बनकर मेरे सामने आने के लिए? अब देखकर बहक जाता हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? वो बहुत ज्यादा इनोसेंट बनते हुए बोलता है और एकदम से उसे बाहों में भरने वाला होता है कि तभी चंचल 2 कदम पीछे होते हुए बोली, तुम्हारी सारी चालाकी समझ आ रही है मुझे। चुपचाप नहाने जाओ, बड़े आए। ये कहते हुए वो आईने के सामने जाकर अपने ज्वेलरी ठीक करने लगती है। दूसरी तरफ रोहन और तनु भी उठ गए थे और वह भी शादी में जाने के लिए रेडी हो रहे थे। तनु आईने के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी और रोहन वॉशरूम गया था। क्रीम कलर का लहंगा, रेड कलर का दुपट्टा, उसके साथ बहुत हल्की सी ज्वेलरी पहनी हुई थी जो तनु पर बहुत अच्छी लग रही थी। होठों पर रेड लिपस्टिक, मांग में सिंदूर। आज पहली बार उसने सिंदूर लगाया था और ऐसा करते हुए उसे एक अलग ही खुशी मिल रही थी। बालों को खोलकर एक साइड कंधे पर किया हुआ था। ठीक उसी वक्त रोहन बाहर आता है और वो जैसे ही बाहर आता है तो उसकी सांसें रुक जाती हैं और धड़कनें बढ़ जाती हैं, पर तनु तो उसके सामने नॉर्मल ही थी। वो समझ गई थी कि अगर वो रोहन से पूछेगी कि कैसी लग रही हूं मैं, तो फिर से वो ऑकवर्ड फील करेगा, जो वह नहीं चाहती थी। वो एक नज़र उसके तरफ देखती है। अब तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ। ये कहते हुए वो अलमारी में से एक पैकेट निकाल कर लाती है और रोहन के पास जाते हुए, कम से कम आज के दिन अपने ये काले कपड़े तो मत पहनना, ये पहनना। उसके सामने एक क्रीम कलर का 3 पीस सूट करते हुए बोलती है। ये तुमने कब लिया? रोहन हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, बस ले लिया, अच्छा है ना? तनु चहकते हुए उससे पूछती है। रोहन सूट को हाथ में लेकर देखते हुए कहा, अच्छा तो है, पर मैंने कभी ब्लैक के अलावा कुछ पहना ही नहीं है। नहीं पहना है तो अब पहन लो, और वैसे भी हम शादी में जा रहे हैं, ना कि तुम्हारी ड्यूटी पर बुद्धू। तनु फ्लो में बोल देती है। रोहन अपनी आंखें चौड़ी करते हुए बोलता है, एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने मुझे? मैं तुम्हें किस एंगल से बुद्धू लगता हूँ? उसने हल्का सा करीब आते हुए बोलता है। तनु भी हल्का सा उसके करीब जाते हुए बोलती है। हर एंगल से वह उसके और भी करीब जाते हुए बोलती है, जो काफी था रोहन को बेचैन करने के लिए। वो तुरंत उसके 2 कदम पीछे हो जाता है। बाहर जाकर मेरा वेट करो। आउट। वो अपने बधी हुई धड़कनों को कंट्रोल करते हुए कहता है। दरअसल कभी कोई लड़की ऐसे उसके करीब नहीं आई थी और ना ही वो कभी किसी लड़की के करीब गया, तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना उसे आता ही नहीं था। और तनु रोहन के इसी सीधेपन पर मन ही मन मुस्कुराए जा रही थी और उसे परेशान कर रही थी। वह मन मन मुस्कुराते हुए बाहर चली जाती है। फिर रोहन तनु के लाए कपड़ों को देखता है। चॉइस तो अच्छी है मैडम की। इसके बाद वह भी रेडी होने लगता है। जैसे ही वह तैयार होकर बाहर आता है तो तनु उसे देखती रह जाती है। पहली बार उसने ब्लैक के सिवाय कुछ अलग पहना था और क्या लग रहा था वो। पर जिस तरीके से तनु उसे देख रही थी वह बहुत अजीब फील कर रहा था। वो तनु की नजरों से बचते हुए, कहाँ चले, देर हो रही है, ये कहता हुआ वो घर से बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो दोनों भी मंदिर जाने के लिए निकल जाते हैं। उधर सम्राट और उसकी फैमिली भी मंदिर जाने के लिए निकल गई थी। वही कोई और था जो अपनी पूरी तैयारी के साथ मंदिर जाने के लिए निकल गया था, और वो था रणवीर सिंह। वो अपने आदमियों के साथ आ रहा था सम्राट को खत्म करने, इस शादी को रोकने। कुछ ही देर में सब लोग मंदिर पहुंच जाते हैं। शादी की सारी तैयारियां मंदिर में पहले से ही हो गई थी। चंचल और तनु के नजरें मिलती है। तनु चंचल के पास जाती है। दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत होती है, जो तनु कभी उसे बोलना पसंद नहीं करती थी। आज वो उससे बात करने के लिए तरस रही थी, पर चंचल उतनी ही बात कर रही थी जितनी जरूरत हो। समीर मंडप में बैठ जाता है। कुछ देर के बाद दुल्हन के लिबास में सजी आरोही आती है, जो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। रोहन एक नज़र उसकी तरफ देखता है, जो अपनी प्यार भरी आंखों से सिर्फ समीर को देख रही थी। रोहन तुरंत अपनी नज़रें हटा लेता है, जैसे देखना ही ना चाहता हो कुछ भी। उसके पास बैठी तनु उसकी एक एक हरकत नोटिस कर रही थी। जितना भी वो समझ पा रही थी उस हिसाब से उसे पता लग गया था कि रोहन के दिल में आरोही को लेकर फीलिंग्स है या थी, पर वो कभी कह नहीं पाया आरोही को। आरोही समीर के पास जाकर बैठ जाती है। पंडित जी शादी के मंत्र शुरू करते हैं। कन्या के मांग में सिंदूर लगाएं, पंडित जी समीर से कहते हैं। समीर सिंदूर उठाकर आरोही के मांग में लगने के लिए हाथ बढ़ाता है कि रोहन के हाथ तनु के हाथ पर कस जाते हैं, पर इस बात का उसे पता ही नहीं चलता कि उसने तनु का हाथ पकड़ लिया है, और ना ही तनु उसे बताती है। उसे बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि उसने हाथ में जो कंगन पहना हुआ था वो उसे चुभ रहा था और रोहन के पकड़ उसके कंगन पर कसती जा रही थी। फिर भी वो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो रोहन की तकलीफ को समझ सकती थी, महसूस कर सकती थी। लेकिन इससे पहले कि समीर आरोही की मांग में सिंदूर लगाता, वहां पर रणवीर सिंह अपने आदमियों को लेकर पहुंच जाता है। समीर, अगर तूने इस लड़की को अपनी पत्नी बनाया तो यही भून दूंगा तुम दोनों को, ये कहता हुआ वो दोनों पर
बंदूक तान देता है। उसे वहां देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, पर सम्राट को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जैसे वो पहले से जानता हो कि यहाँ पर तमाशा करने वह आएगा ही आएगा। वो अपने दोनों हाथ अपने पैंट के पॉकेट में डालते हुए कहा, कभी तो टाइम पर आया कर रणवीर सिंह, कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। सम्राट बिल्कुल उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। उसके फेस पर डेविल स्माइल थी, जैसे वो रणवीर को चिढ़ा रहा हो कि तू कुछ नहीं कर सकता, तेरी आंखों के सामने ये शादी होगी और जरूर होगी। रणवीर सिंह उसका चेहरा देखकर, ज्यादा मत उड़ सम्राट सिंह राठौड़, तुझे नहीं पता कि एक ही पल में मैं तुझे मौत के घाट उतारने वाला हूं। सम्राट ने टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा, ये सपना तो तू पिछले कई सालों से देख रहा है रणवीर सिंह, और तेरा ये सपना सपना ही रह जाएगा। इतना कहकर वह वहां छुपे हुए अपने आदमियों को इशारा करता है, पकड़ लो इन सबको, मुझे मेरी बहन की शादी के वक्त कोई तमाशा नहीं चाहिए, पकड़ के अच्छे से खातिरदारी करो उनकी, आखिर शादी में आए हैं और रणवीर सिंह तो अपने पोते के शादी में आया है, इसकी खातिरदारी बहुत अच्छे से करनी बनती है। उसके इतना कहने की देर थी कि न जाने कहां से सम्राट के कितने ही आदमी आकर उन सबको पकड़ लेते हैं। सम्राट पंडित जी की तरफ देखता है, जिसने मंत्र रोक दिए थे। सम्राट के नजरों को भांपते हुए वो फिर से दोबारा मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है, और देखते ही देखते सम्राट की आंखों के सामने समीर और आरोही की शादी हो जाती है और रणवीर कुछ नहीं कर पाता। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए नफरत भरी मोहब्बत कहानी पर।